योरोमन अन्योंकाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, यूँ तो मैं आपको रेगुलर किसी न किसी वेब सीरीज की स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी मूवी की स्टोरी बताने जा रही हूँ जो रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है और इस मूवी ने कोरियन लॉ को चेंज करने पर मजबूर कर दिया। और मेरा भी आपको यही सजेशन है कि आपको ये मूवी एक बार हर हाल में जरूर देखनी चाहिए। तो मूवी के बारे में बात करें उससे पहले आपको इस रियल लाइफ स्टोरी के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। तो ये स्टोरी दुनिया के सामने आई 2005 में, जब साउथ कोरियन स्कूल ग्वांगजू इन्वा पर ये आरोप लगना शुरू हुआ कि वहाँ के टीचर्स ही अपने स्कूल स्टूडेंट्स को अब्यूज कर रहे हैं। और ये शिकायत भी उसी के एक स्कूल टीचर ने की जो कि न्यूली अपॉइंट हुआ था। दोस्तों, इस मूवी की खास बात ये है कि जब ये रियल लाइफ स्टोरी सबके सामने आई उस टाइम तो किसी को सजा नहीं मिली, लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई और सबने इस स्टोरी को जाना तो लोगों में इतना गुस्सा था कि कोरियन जजेस को अपना लॉ बदलने पर मजबूर कर दिया। यानी जिस जज ने इस केस की हियरिंग की थी उन्होंने न सिर्फ माफी मांगी बल्कि इस केस को रीओपन किया गया। तो अब आप इस बात से ही इस अमेजिंग मूवी की इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। तो अब बिना देर किए हम भी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है एक हाईवे से, जहां इस मूवी का हीरो यानी गोंगयू जो यहाँ कांग इनो का रोल प्ले कर रहे हैं, वो ग्वांगजू नाम की जगह पर शिफ्ट कर रहे होते हैं जो कि एक डिसेबल्ड स्कूल टीचर होते हैं, जहां उनकी अभी अभी न्यू हायरिंग हुई होती है कि अचानक उसके सामने एक बच्चा आ जाता है जिसे देखकर समझा जा सकता है कि उसे काफी मारा पीटा गया है और वो ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे देता है। इन सब के बीच उसकी कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे रिपेयर कराने के लिए वो एक गैराज जाता है, जहां वो उस स्कूल का एड्रेस पूछता है कि वो यहाँ से कितना दूर है। तो मैकेनिक कहता है कि वो तो यहाँ से काफी दूर है, तुम इस टाइम बस भी नहीं ले सकते, इसलिए तुम एक टैक्सी से जा सकते हो। लेकिन वो अपनी डैमेज कार से ही जाने का डिसाइड करता है। तो वो जैसे ही अपनी कार स्टार्ट करता है, एक लेडी पीछे से आकर उसकी गाड़ी को ठोक देती है और उसके बाद उसी पर नाराज होती है, जिसका नाम होता है सो यूजिन, जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होती है। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो मिस्टर कांग से माफी मांगती है। साथ ही वो उन्हें अपनी कार में लिफ्ट भी दे देती है और अपना कार्ड देते हुए कहती है कि अगर आपको कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जिसके बाद मिस्टर कांग स्कूल जाते हैं और वहाँ के स्टूडेंट से साइन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें हेलो नहीं कहता और सब वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि मिस्टर कांग की वाइफ की डेथ हो चुकी है और उनके बच्चे भी काफी बीमार है। वहीं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है। इन शॉर्ट कि वो अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रहे हैं और इस स्कूल में काम करने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, जिसका फायदा उठाता है इस स्कूल का प्रिंसिपल, जो कि एक बहुत ही गंदा आदमी है, जिसका एक जुड़वा भाई भी इस स्कूल का मेंबर होता है, जो कि मिस्टर कांग से कहता है कि अगर यहाँ काम करना चाहते हो तो तुम मुझे 1 लाख वॉन दो। और जब ये बात मिस्टर कांग अपनी माँ को बताते हैं तो उनकी माँ कहती है कि तुम वहाँ जॉब करने गए हो या जॉब देने। नेक्स्ट सीन में मिस्टर कांग क्लास में स्टूडेंट्स को कुछ ड्रॉ करने को कहते हैं और यहीं इस मूवी के 2 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक का नाम किम योन दू है जो बोल या सुन नहीं पाती। वहीं दूसरी लड़की है जिन यूरी, जिसे भी यही प्रॉब्लम होती है। तो मिस्टर कांग उन दोनों गर्ल्स की पेंटिंग की तारीफ करते हैं, लेकिन वो कोई रेस्पॉन्स नहीं देती, शायद वो अभी मिस्टर कांग को जानती नहीं है इसलिए। और उसी टाइम एंट्री होती है एक लड़के की जिसका नाम जॉन मिंसू होता है और उसे देखकर समझा जा सकता है कि उसे किसी ने बुरी तरह मारा पीटा है और उन दोनों गर्ल्स की ही तरह ये भी सुन या बोल नहीं पाता। और इस लड़के को देखकर मिस्टर कांग अपने साथ के एक टीचर से इस बारे में पूछते हैं, तो वो कहता है कि मिंसू के भाई की अभी एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, इसलिए वो काफी शॉक में है। लेकिन मिस्टर कांग इन बच्चों के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं और देर रात काम करते हुए जब मिस्टर कांग घर के लिए जाने लगते हैं कि उसी टाइम उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो वो उस आवाज के साथ गर्ल्स बाथरूम की तरफ जाते हैं और आवाज देकर पूछते हैं कि कौन है और क्यों रो रही हो। तो वो रोने की आवाज आना बंद हो जाती है। तो जैसे ही वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है तो वहाँ का वॉचमैन आकर उसे अंदर जाने से रोक देता है
और कहता है कि आप इस तरह गर्ल्स टॉयलेट में नहीं जा सकते। जिस पर मिस्टर कांग कहते हैं कि तुमने वो रोने की आवाज सुनी? तो वॉचमैन कहता है कि नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। आप शायद थक गए हैं, इसलिए आपको वहम हो गया है। आप घर जाकर आराम करिए। तो वो घर चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि स्कूल प्रिंसिपल एक ऑफिसर को रिश्वत देते हुए कहता है कि इस बात को यहीं खत्म करो। कि उसी टाइम मिस्टर कांग एक बैग लेकर आते हैं जिसमें उनके डिमांड की मनी होती है और ये प्रिंसिपल उस मनी को लेते हुए उस ऑफिसर से कहता है कि ये डोनेशन मनी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टाफ रूम में एक टीचर मिंसू को मार रहा होता है, जिसे देखकर कोई भी यही कहेगा कि इस तरह बच्चों को कौन मारता है। खैर उसी टाइम मिस्टर कांग आते हैं और पूछते हैं कि आप इस बच्चे को क्यों मार रहे हैं। तो वो टीचर कहता है कि ये स्कूल की लड़कियों के साथ कहीं भाग गया था और ऐसा करते हुए ही इसके भाई की भी ट्रेन से कटकर मौत हुई थी और अभी तक मिस्टर कांग को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो आगे कुछ और नहीं पूछते और घर जाने लगते हैं। कि उसी टाइम स्कूल की बिल्डिंग के किनारे पर एक लड़की बैठी होती है, जिसे देखकर मिस्टर कांग उसे आवाज देते हैं कि ऐसे मत बैठो, गिर जाओगी। लेकिन वो लड़की तो सुन नहीं सकती, तो वो भागते हुए हॉस्टल में आकर उस लड़की को पीछे खींच लेते हैं। तो वो लड़की काफी डर जाती है, जिस पर मिस्टर कांग उसे एक डॉल देकर शांत करने की कोशिश करती हैं। तो वो लड़की उनका हाथ पकड़कर उन्हें जाने से रोकती है और उनको एक जगह लेकर जाती है, जहां उन्हें फिर से किसी बच्चे के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। तो वो अंदर आकर देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ दिखाया जाता है कि एक लेडी किसी बच्ची को वॉशिंग मशीन में डालकर मार रही होती है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है। मतलब ऐसा कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है। और जैसे ही मिस्टर कांग उस लेडी को ऐसा करने से रोकते हैं, तो वो लेडी मिस्टर कांग पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मेरे काम के बीच मत आओ, क्योंकि मैं इस स्कूल की काउंसलर हूँ और प्रिंसिपल की सिस्टर भी। जिस पर मिस्टर कांग उससे कहते हैं कि तुम जो भी हो, लेकिन तुम किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती, तो तुम इस बच्ची से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। और उस बेहोश लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाता है। साथ ही मिस यूजिन को भी कॉल करके उसकी हेल्प करने को कहता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल कहते हैं उन्होंने स्कूल स्टाफ से कह दिया है कि कोई भी किसी बच्चे पर हाथ ना उठाए। साथ ही प्रिंसिपल उस बच्ची के बारे में भी पूछते हैं कि वो बच्ची कहाँ है, वो रात से घर नहीं आई। जिस पर मिस्टर कांग कहते हैं कि वो पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट है और जल्दी ठीक होकर आ जाएगी। जिस पर प्रिंसिपल उस हॉस्पिटल का नाम पूछता है कि उसे किस हॉस्पिटल में एडमिट किया है। इधर मिस यूजिन मिस्टर कांग को कॉल करके बुलाती हैं और कहती हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए जल्दी आओ। तो मिस्टर कांग उनसे मिलने एक कॉफी शॉप में जाते हैं, जहां मिस यूजिन बताती हैं कि स्कूल प्रिंसिपल ने उस बच्ची को सेक्सुअली अब्यूज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि वो अभी काफी छोटी है। जिस पर मिस्टर कांग यकीन नहीं करते। तो मिस यूजिन उन्हें एक पेपर दिखाती है, जिस पर योंदू ने सब लिखा होता है कि कब और किसने उसके साथ क्या क्या किया। जिस पर मिस्टर कांग कहते हैं कि तो फिर इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। जिस पर मिस यूजिन कहती हैं कि वो ट्रैक कर चुकी हैं और पुलिस वाले भी उनसे मिले हैं, इसलिए कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। और यही हमें ये भी पता चलता है कि इसी बात को छुपाने के लिए उस ऑफिसर को पैसे दिए जा रहे थे और उन बच्चों को इसीलिए मारा पीटा जा रहा है। और वो लेडी उस प्रिंसिपल की लवर है और जब भी वो प्रिंसिपल किसी भी लड़की को अब्यूज करता है तो वो लेडी उन सभी लड़कियों को मारती है। इधर प्रिंसिपल उस लड़की को लेने हॉस्पिटल आता है और जब इस बात की जानकारी मिस्टर कांग को होती है तो वो हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, लेकिन उन्हें आने में देर हो जाती है, यानी प्रिंसिपल उस लड़की को लेकर चला जाता है। तो मिस्टर कांग स्कूल की तरफ भागते हैं कि उसी टाइम मिस यूजिन उन्हें रोकते हुए इशारा करती हैं कि योंदू यहाँ है, यानी वो एक अलमीरा के पीछे छुपी होती है, जिसे लेकर वो ह्यूमन राइट सेंटर जाते हैं, जहाँ सेंटर मिस यूजिन को उसकी स्टोरी रिकॉर्ड करने को कहते हैं, जिससे वो कोर्ट में प्रूफ के तौर पर यूज की जा सके। जहाँ योंदू अपनी स्टोरी बताती है। दोस्तों यहाँ आपको बता दें, ये स्टोरी काफी लोगों को परेशान कर सकती है, लेकिन ये एक ट्रू स्टोरी है जो कि अब आपको यहाँ से पता चलेगी। तो योंदू बताती है कि एक दिन प्रिंसिपल ने उसे उसके ऑफिस में बुलाकर उसके साथ उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिया और उसके साथ बदतमीजी भी करने की कोशिश की, जिससे बचने के लिए वो बाथरूम में छुप जाती है
तो वो उसे वहाँ भी ढूंढ लेता है और उसका रेप करता है। और ऐसा ही उसने यूरी के साथ किया होता है। और इतना सब करने के बाद भी वो उन दोनों को मारने की धमकी देता है और कहता है कि अगर ये बात तुमने किसी से भी कही तो तुम्हें उसी दिन मार दिया जाएगा। ये सब सुनकर मिस्टर कांग को गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे मिस यूजिन उसकी रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन जाती हैं, जहां एक ऑफिसर ये कहकर रिपोर्ट लिखने से मना कर देती है कि इन लड़कियों का रेप स्कूल के बाद हुआ था, तो ये उनके कंट्रोल में नहीं आता, जो कि एक बहुत ही वाहियात एक्सक्यूज होता है। साथ ही वो ऑफिसर कहती है कि इसकी रिपोर्ट सिटी पुलिस स्टेशन में जाकर लिखाओ, जिस पर मिस यूजिन कहती हैं कि यही बात सिटी स्टेशन में भी कही जा चुकी है। इसलिए मिस यूजिन उस ऑफिसर पर नाराज होते हुए कहती हैं कि वहाँ बच्चों का रेप किया जा रहा है और यहाँ लॉ के नाम पर तमाशा हो रहा है। जिसके बाद वो एक बार फिर से सिटी स्टेशन जाती है, तो वो कल्प्रिट ऑफिसर फिर से उनकी एफआईआर लिखने से मना कर देता है कि उसी टाइम मिस्टर कांग का कॉल आता है, जो बताते हैं कि उन्होंने एक रिपोर्टर से लाइव ब्रॉडकास्टिंग की बात कर ली है, जहां उनकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग शुरू होती है। तो वो रिपोर्टर मिंसू से पूछता है कि तुम्हारे भाई को क्या हुआ था, जिस पर मिंसू बताता है कि उसके स्कूल टीचर उन दोनों को फोर्सफुली अपने घर लेकर गए थे, जहां उन्होंने उनके कपड़े उतारकर उनका अब्यूज करना शुरू कर दिया, जिसका ऑब्जेक्शन करने पर उन्होंने हम दोनों भाइयों को इतना मारा कि हम दोनों वहां बेहोश हो गए। आगे वो बताता है कि ऐसा वो टीचर अक्सर उनके साथ करता था और जब ये ब्रॉडकास्टिंग पब्लिकली सब देख लेते हैं तो मजबूरी में उस ऑफिसर को प्रिंसिपल को अरेस्ट करना पड़ता है, लेकिन वो प्रिंसिपल उसे फिर से पैसे का लालच देता है। तो वो ऑफिसर उन्हें बचने का रास्ता भी बताता है कि ऐसा लॉयर हायर करो जो जज को भी अच्छे से जानता हो। तो वो ऐसा ही करते हैं और हायरिंग शुरू होती है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। यानी यहाँ ऐसे पॉइंट्स दिखाए गए हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि मिस यूजिन कहती हैं कि यहाँ एक इंटरप्रेटर भी होना चाहिए क्योंकि वो बच्चे सुन या बोल नहीं सकते। लेकिन यहाँ जज मिस यूजिन की बात को इग्नोर कर देते हैं और कोर्ट से बाहर निकलवा देते हैं, ये कहकर कि वो कोर्ट के काम में इंटरफियर कर रही हैं। वहीं कुछ लोग मिस्टर कांग और मिस यूजिन को ही गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें प्रिंसिपल ने खरीद लिया होता है, जैसे कि उस वॉचमैन को जिसे सब पता होता है लेकिन वो झूठ बोलता है। जहाँ मिस्टर कांग के लॉयर कहते हैं कि इस वॉचमैन को पहले भी इसलिए ही निकाला गया था क्योंकि ये झूठ बोलता है, और वो डॉक्टर भी झूठ बोल देती है कि योंदू ठीक थी। जिसके बाद कोर्ट में काफी बहस के बाद यूरी को बुलाया जाता है, जो बताती है कि ये सब उसके साथ काफी टाइम से हो रहा है, जिस पर प्रिंसिपल कहता है कि उसने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। केस बिगड़ता देख प्रिंसिपल मिस्टर कांग को ऑफर देता है कि अगर वो केस वापस ले लेंगे तो उन्हें परमानेंट जॉब और ढेर सारा पैसा दिया जाएगा। जिस पर मिस्टर कांग कहते हैं कि मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि मैं उन छोटे बच्चे जो बोल और सुन नहीं सकते उनके साथ इतना बुरा होने के बाद भी उनका साथ छोड़ दूं। मिस्टर कांग के ना कहने पर प्रिंसिपल उन बच्चों के पेरेंट्स को केस वापस लेने को कहता है, जहां यूरी के पेरेंट्स मान जाते हैं लेकिन योंदू के पेरेंट्स नहीं होते। तो योंदू का केस मिस्टर कांग लड़ते हैं कि उसी टाइम मिस्टर कांग की मॉम आती हैं और कहती हैं कि ये सब छोड़कर अपनी बच्ची पर ध्यान दो। यानी वो मिस्टर कांग को फोर्सफुली ले जाने की कोशिश करती हैं, जिस पर मिस्टर कांग ये कहकर जाने से मना कर देते हैं कि अगर वो इस बच्ची का साथ नहीं दे पाए तो वो एक अच्छे डैड कभी नहीं बन सकते। नेक्स्ट डे योंदू को प्रिंसिपल और उसके भाई में से पहचानने को कहा जाता है कि किसने उसके साथ गलत किया। तो वो साइन लैंग्वेज यूज करती है, जो कि सिर्फ प्रिंसिपल जानता था। और यहाँ फिर से लॉयर प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। नेक्स्ट डे मिंसू भी अपनी गवाही देने की कहता है, जिस पर मिस्टर कांग कहते हैं कि उसकी ग्रैंड मदर ने केस वापस ले लिया है, जिस पर मिंसू काफी नाराज होता है। वहीं योंदू मिस्टर कांग को कुछ सबूत के बारे में बताती है, जो कि वो लॉयर को दे देते हैं, लेकिन वो लॉयर उन्हें धोखा दे देता है और जज को वो सबूत नहीं दिखाता, जिस वजह से उस प्रिंसिपल को सिर्फ 8 महीने की सजा सुनाई जाती है। जिस पर मूवी इस मैसेज के साथ खत्म होती है कि क्या ऐसे लॉ और उससे जुड़े लोगों की वजह से ऐसे बच्चों को कभी इंसाफ मिल पाएगा। तो इस मूवी का आंसर मिलता है इस मूवी के रिलीज के बाद। जब ये मूवी सबने देखी तो लोगों में इतना गुस्सा था कि न सिर्फ उन लोगों को सजा मिली बल्कि कोरियन लॉ को भी चेंज किया गया और उस प्रिंसिपल को 12 साल की सजा सुनाई गई।
और उस स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पता नहीं इस मूवी को देखते हुए मुझे बार बार निर्भया केस क्यों याद आता रहा कि उसे भी इंसाफ मिलने में कितनी देरी हुई। और यही पावर है कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, जो अपने अमेजिंग वर्क से लॉ तक चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे जल्दी एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड सारंगेओ।